FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद ख़ान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2023 के आखिरी महीने का 27वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात, कुछ वहाँ होने वाली पेशरफ्त और आलमी सतह पे उसके किरदार से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर चूँकि साल अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और ये साल आप सभी जानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी और फिर उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPAC, उसके 10 साल इसके मुकम्मल हुए। साल भर में बहुत सी तकरीबात भी होती रहीं जिसमें हमने इनके समरात से मुताल्लिक और किस तरह से इन्होंने एक हम नसीब मुआशरे की तश्कील के लिए जो किरदार अदा किया है उस पर हम भी गुफ्तगू करते रहे इन प्रोग्राम्स में, और जो भी तकरीबात होती रहीं उस पर भी इसका ज़िक्र होता रहा। आज ज़रा बात करेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो क्या एक मुश्तरका तरक्की के लिए आप समझ लीजिए कि क्या एक चीनी मॉडल है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और इस पे बड़े बेहतरीन नमूने हमारे सामने मौजूद हैं जो कि ज़िंदा और रोशन मिसालें इसकी हैं। और साल के अख्ताम पे मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही एक अच्छी एक रिवीजन भी हो जाएगी। और इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं शेयर्ड फ्यूचर की तो इससे मुतालिक इनका बहुत काम है और इस सारे मामले को, इस सारी पेशरफ्त को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। जनाब खालिद तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है 10 साल उसके रवां बरस जो है मुकम्मल हुए। ये साल अब अपना रख्त सफ़र बांध चुका है और अब कुछ ही दिनों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। इस साल में हमने बारहा इस मौजू पे गुफ्तगू भी की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पे, और इस बात को समझने की कोशिश की कि चीन की तरफ से ये जो इनिशिएटिव था एक मुश्तरका मुस्तक़बिल और हम नसीब मुआशरे की तश्कील के लिए, ये हमें अब बारहवर समर बार होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये बात कहना दुरुस्त होगी कि चीन का ये जो चाइनीज़ सोल्यूशन है, चाइनीज़ मॉडल है एक कॉमन डेवलपमेंट का, ये उसको प्रमोट करने में खासा कामयाब हुआ, और हुआ है तो क्यों? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये वाला साल चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि इस साल के अंदर हमने देखा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नई टर्म भी शुरू हुई। हमने ये देखा कि चाइना के अंदर एक बड़े पुरअमन तरीके से और बड़े एहसन तरीके से नए प्रेसिडेंट का इंतखाब होते हुए हमने लास्ट ईयर देखा, और जो उनका नया टेन्योर है वो इस साल हमने शुरू होते हुए देखा। साथ साथ ये साल चीन के लिए और दुनिया के लिए इस तरह अहम है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10 साल तकरीबात जो हैं वो मनाई गई और बड़े जोशो खरोश से। और 10 साल के बाद आज 155 ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का न सिर्फ हिस्सा हैं, बल्कि 155 ममालिक के अंदर जिस किस्म की तरक्की पिछले 10 साल में देखने में मिली वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। और ये भी मैं सामीन को बताता चलूं कि इस 10 साल के अंदर पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल कोरोना वायरस की नज़र हो गए, जिसमें रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थोड़ी कम रही। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले 10 साल के अंदर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समरात हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, 155 कंट्रीज में अगर एक ताराना सिर्फ हम नज़र डालें, और मैं पाकिस्तान से इसलिए बात शुरू नहीं करूंगा कि CPAC के हवाले से तो ऑलमोस्ट हम डेली बात करते हैं, उस पर मैं आखिर में आऊंगा। पहले मैं आपको लेके चलूंगा अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कि माशी बदहाली का शिकार थे, जहाँ पे आप आज से कुछ अर्सा पहले सुनते थे कि कहत है इथोपिया जैसे ममालिक, युगांडा जैसे ममालिक, अंगोला जैसे ममालिक
के अंदर बड़ी अनप्रेसिडेंटेड तरक्की देखने में आई और इस वक्त अफ्रीका के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफ्रीका के अंदर हाई स्पीड ट्रेन्स चल रही होंगी। इस टाइम पे अफ्रीका में ना सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन्स चल रही हैं बल्कि बहुत बेतहाशा एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बेतहाशा नई एयरलाइंस खड़ी हुई हैं, बेतहाशा सड़कें बनी हैं और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में चीन ने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की अफ्रीका के अंदर। और इस टाइम पे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो आपके मिडिल ईस्ट में इवन चीन तक जो है वो सब्जी और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स उन्होंने भिजवा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लैटिन अमेरिका की तरफ जाएं तो लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील से लेके और अर्जेंटीना में आपको पता है कि अमेरिका ने बहुत अरसा सैंक्शंस निकाल के रखी और अर्जेंटीना जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया हुआ था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं, मुझे अभी इत्तेफाक हुआ कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलने का जो मैक्सिको और अर्जेंटीना और ब्राज़ील वगैरह से जिनका ताल्लुक था, तो उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन मुल्कों में जो कि नॉर्थ अमेरिका के साथ या जिसको हम उर्फ़-ए-आम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उनके बॉर्डर्स उनके साथ लगते हैं और उन्होंने बताया कि पिछले 70 साल में अमेरिका की तरफ से उनके मुल्कों में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितनी पिछले 10 साल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से उन मुल्कों के अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई बल्कि तरक्की के समरात लोगों को मिलने शुरू हुए। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल के जब और लैटिन अमेरिका से निकल के हम जब मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं तो हमने ये देखा है पिछले चंद सालों में मिडिल ईस्ट में ईरान, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, ये सब भी आहिस्ता आहिस्ता करके बेल्ट एंड रोड में शामिल हुए। और हमने ये भी देखा कि सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो इस्तकबाल किया वो ऐसा इस्तकबाल था कि जो कि आज तक सऊदी हिस्ट्री के अंदर पिछले 70 साल में वो इस्तकबाल किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कितनी कदर की निगाह से देखता है। वहाँ से अगर हम आगे आए तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ आएँ, वहाँ तो खैर मैं ख़ुद भी जाता रहता हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आज से 10 साल पहले अपने आप को लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहती थी। वो कहती थी कि हमारे साथ क्योंकि समुंदर नहीं लगता तो हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पे तो आप ये समझें कि पूरी फिलॉसफी चेंज हो गई है। उनकी किताबों में अब लैंड लॉक्ड नहीं लिखा जाता, अब लिखा जाता है लैंड लिंक्ड कंट्रीज़। लैंड लिंक्ड कंट्रीज़ से मुराद ये है कि ये सारे ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से ज़मीनी रास्ते से जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि जो अपने आप को लैंड लॉक कहते थे अब लैंड लिंक कहते हैं। इसी तरह छोटे ममालिक की तरफ अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं, मंगोलिया एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो चाइना और रशिया के दरमियान है और जो कि अगेन बड़ा लैंड लॉक कंट्रीज है था। तो वहाँ पे भी चाइना ने एक पूरा कॉरिडोर बनाया है जो कि चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर जिसको कहते हैं, और वहाँ पे रेलवे लाइन का निज़ाम भी बिछाया गया है, सड़कें भी बनी हैं। और मंगोलिया की इस टाइम पे जो ट्रेड है वो जो उनकी पहले आज से 10 साल पहले ट्रेड थी उससे तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह हम साउथ एशिया की तरफ आएँ तो साउथ एशिया में अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क है हमारे हमसाया मुल्क भारत जो कि इसको बिल्कुल कबूल नहीं करता, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस रीजन में होते हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट के समरात से वो महरूम है और हर साल किसी न किसी नए कॉरिडोर की वो बातें करते हैं, लेकिन इतने बड़े और इतने अहम प्रोजेक्ट के समरात से और इससे वो महरूम हैं। और उसके अलावा
साउथ एशिया के जो दीगर ममालिक हैं जिसमें जो बड़े पार्टनर्स हैं चाइना के BRI में, उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। श्रीलंका में बहुत बड़ा उन्होंने पोर्ट बनाया है, एक पोर्ट सिटी बनाया है, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं। और हमने देखा कि आज से 2 साल पहले श्रीलंका, आज से 2 साल पहले जो है वो श्रीलंका जो डिफॉल्ट की तरफ चला गया था, और वो डिफॉल्ट करा दिया गया था। और वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट इस वजह से वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कराया कि श्रीलंका बहुत तेजी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। और उस डिफॉल्ट के दिनों में भी हमने ये देखा कि चाइना ने आगे बढ़ के श्रीलंका को न सिर्फ सहारा दिया, और BRI के खिलाफ सबसे पहला प्रोपेगेंडा ही हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने श्रीलंका में शुरू किया, क्योंकि श्रीलंका में आमतौर पे कहा जाता है कि इंडिया का काफ़ी असर और रसूख है। तो इंडिया ने वहाँ से बेल्ट एंड रोड के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का या एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग का या वो शुरू किया। लेकिन टाइम ने ये प्रूव किया कि जो चाइना के बेल्ट एंड रोड के प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे बड़े सक्सेसफुल साबित हुए हैं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बात ख़त्म करने से पहले आपको करूँगा, जो कि मैं अक्सर प्रोग्रामों में करता हूँ, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो मौका है कि उस बात को दोहराया जाए कि दुनिया ने 1946 में देखा कि यूनाइटेड नेशन का क़याम हुआ, और यूनाइटेड नेशन के क़याम के पहले 10 साल के अगर आप देखें तो वो इस किस्म के थे कि उसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने बेसिकली यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक कब्जा कर लिया, और उन्होंने अपनी ऐसी हेजमनी कायम कर ली कि वो आज तक कायम है। इसके बरक्स बेल्ट एंड रोड के पिछले 10 साल के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी एक मुल्क में, बशमूल चाइना, किसी एक मुल्क की ये हम ये नहीं कह सकते कि चाइना ने या किसी भी मुल्क ने किसी एक मुल्क के साथ ज्यादती की या अपने आप को ऊपर कर लिया, दूसरे को नीचे कर लिया। तो ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, मैं ये समझता हूँ कि BRI के पिछले 10 साल जो थे वो बहुत इसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन थी, और उसके क्लियर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने कि जिसमें चाइना इटसेल्फ इज जस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स। चाइना जो है वो किसी किस्म का चाइना जो है वो किसी किस्म का कोई लीडर नहीं है। चाइना BRI के अंदर चाइना का कोई ऐसा रोल या चाइना का कोई ऐसा मकाम नहीं है जो कि उसको दूसरों से मुनफरिद करे। बट हाँ, नहीं, वो वही वाली बात होगी सर कि वो चाइना का वो रोल नहीं है जो दूसरे मगरबी ममालिक कर रहा है कि जी ये अगर आप नहीं करेंगे तो मैं फिर जनाब ये मेरी चीज हो जाएगी या मेरे पैसे वापस करो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें मैं आखिरी बात ये जरूर करूंगा कि ये चाइना का वो रोल भी नहीं है, बल्कि अगर इसकी जगह ये इस टाइम पे अमेरिका ने ये BRI का प्रोजेक्ट शुरू किया होता तो आई एम श्योर कि 10 साल बाद बहुत सारी मुल्कों पे उन्होंने शराइत लगा देनी थी कि अगर आपने इस प्रोग्राम में कंटिन्यू करना है तो ये करें, जो कि हम IMF की सूरत में और वर्ल्ड बैंक की सूरत में अक्सर ये शराइत हम देखते रहते हैं, और अक्सर हमारे सामीन जो हैं अखबारात में और TV में ये देखते रहते हैं कि जी अब उन्होंने ये शर्त लगा दी, ये शर्त लगा दी। कभी वो हमारे टैक्सेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी वो हमारे करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, कभी वो हमारे स्टेट बैंक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो BRI के अंदर इस किस्म की कोई शर्त नहीं है, BRI के अंदर इस किस्म का कोई चाइना की तरफ से मुतालबा नहीं है, एंड इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक। और आपने ये सर श्रीलंका की बहुत अच्छी मिसाल दी कि बड़ा प्रोपेगेंडा हम सुनते रहे, और जिसमें जिक्र हम्बनटोटा बोर्ड का होता रहा कि जी देखें ये चूँकि चीन ने किया था और इसकी वजह से इसकी श्रीलंका की इकॉनमी जिस तरफ जा रही है, और चीन ने इस पे जिस तरह का एक यहाँ पे नमूना दिया, पाकिस्तान जो है वो भी गवादर बना रहा है, तो देखिए ये पे बड़ा बड़ा डेट ट्रैप है। तो वक्त ने साबित किया कि नहीं, ऐसी कोई बात जो है उसमें नहीं थी। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं कि अभी जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका आसान लफ्ज़ों में अहाता भी कर दिया, तो ये बात मैं समझ सका हूँ इस सारी गुफ्तगू में कि अफ्रीका से लेके यहाँ एशिया तक, अब ये और बीच में यूरोप को भी हम डाल लेते हैं, जितने भी खित्ते हैं
ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی آر آئی کی وجہ سے جو ایک گروتھ کا پوٹینشیل تھا وہ اور زیادہ ہمیں وائبرنٹ اور ہوتا ہوا نظر آیا، اس نے اس کو مہمیز کیا ہے. کیا ایسا ہی ہے سر؟ جی، اب اگر بات کریں کہ بی آر آئی کے گروتھ کا پوٹینشیل کیوں زیادہ ہوا، دیکھیں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی خطے کی گروتھ پوٹینشیل جو ہے وہ بیسیکلی 5 چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. نمبر 1 انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. نمبر 2 انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر صرف سڑکیں بنانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کی سیوریج، پانی، بجلی، سب کچھ شامل ہوتا ہے. انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ انرجی کو میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر شامل کرتا ہوں ہمیشہ. وجہ یہ کہ اگر آپ سڑکیں بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں اور اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے تو وہ بیکار ہیں. تو سب سے پہلے تو جو 5 چیزوں میں گروتھ کی جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں سب سے پہلا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی سروس اینڈ لاجسٹک انڈسٹری. جب تک آپ کی لاجسٹکس انڈسٹری یا سامان کی ترسیل کے ذرائع جس میں ریلوے یا باقی ٹرکس یا وہ والے بھی اگر نہیں ہوں گے تو وہ سامان نہیں کیا، یا وہ جب اس کی ترسیل صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گی یا اس کے ترسیل کے طریقے ٹھیک نہیں ہوں گے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی لاجسٹک اینڈ سروس انڈسٹری ہے. تیسری چیز اس کے اندر جو ضروری ہے وہ ایک فائنینشیل ماڈل ہے جو کہ کسی بھی ایز آف بزنس کے لیے ضروری ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ملکوں کی آپس میں باہمی کنیکٹیوٹی اور ایز آف ویزا اور ایک دوسرے کے لاز کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ریگولیٹری ریجیمز کو سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ سڑکیں بنا لیں گے، اگر آپ ریلوے ٹریکس بنا لیں گے لیکن ایک دوسرے کے ممالک ایک دوسرے کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کے سسٹم کی آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر بھی آگے ترقی نہیں ممکن. اور آخری اور جو سب سے زیادہ چیز جس پہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر. کا مطلب ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. جب تک ڈائلاگ آف سویلائزیشن ہونا چاہیے، جب تک مختلف سویلائزیشن کے لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے، آپس میں ملیں گے نہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو بات آگے بالکل بڑھے گی نہیں. تو یہ 5 انگریڈینٹس جو ہیں یا یہ 5 وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہانڈی میں آپ نے 5 مسالے ڈالنے ہوتے ہیں، تو یہ 5 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بی آر آئی کی گروتھ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ بی آر آئی کی گروتھ کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ 10 سال پہلے 2012 کی دنیا کیسی تھی اور 2023 کی دنیا کیسی ہے، کیونکہ 2013 میں بی آر آئی آیا تو 2012 کی دنیا اور 2023 دسمبر کی دنیا کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ 5 انڈیکیٹرز کو آپ سامنے رکھیے اور ان 5 انڈیکیٹرز میں دیکھیں کہ ہم 2012 میں کہاں کھڑے تھے اور ہم 2023 میں کہاں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سر آپ کی اجازت سے اس میں چھوٹا سا ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور بات ہم کر رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ چین کا یہ ویژن، چین کے صدر شی جن پنگ کا انفیکٹ یہ جو ویژن ہے یہ کس طرح سے ایک عالمی سطح پہ ہمیں خطوں کے درمیان روابط کو بڑھاتا ہوا، خطوں کے درمیان تعلق کو مربوط اور مضبوط کرتا ہوا ایک کہنا چاہیے نا کہ ایک مشترکہ ترقی کا ایک قوت محرکہ کے طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. تھوڑی سی میں اگر اس پہ آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ایسے ہی یاد دہانی بھی کے طور پہ بتا دوں کہ یہ سال جو ہے یہ چونکہ اس سے 10 سال مکمل ہوئے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے. سن 2013 میں انفیکٹ یہ شروع ہوا تھا. تو دیکھا جائے تو یہ صحیح معنوں میں مشترکہ مستقبل اور مشترکہ تعمیر، مشترکہ ترقی کے لیے ایک نتیجہ خیز کامیابیوں سے بھرپور سال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو بھی کر رہے ہیں، مزید بات بھی کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ناصر محمود خان کی، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم قدم.
ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. بات ہم کر رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق. اچھا خالد صاحب، اب ایک یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ چین جو ہے یہ اصل میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اصل میں اس کا مقصد وہی ہے جو آج سے 60 70 80 سال پہلے یا 100 سال پہلے بھی ویسٹرن ممالک کرتے رہے ہیں کہ ممالک پہ قبضہ کر کے ان کو پھر نوآبادیاتی نظام سا ایک بنا کے چلا رہے تھے. تو چین کا یہ نیا ماڈل ہے اور اس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جس کا کہ بڑا واضح ہمیں جواب تو مل گیا. لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں کہ ایک تو یہ کس حد تک نفی ہوئی ہے BRI کی وجہ سے، اور دوسرا یہ جب اس میں چین کو تو فائدہ جو ہوگا وہ تو اپنی جگہ، کیا جو ممالک اس میں شریک ہیں، اب جیسے آپ نے بتایا 155 ممالک بھی اس میں اور کافی اور تنظیمیں بھی اس میں شریک ہیں، ان کو انفرادی طور پہ بھی کوئی فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے یا ان کا کم ہے فائدہ، چین کو زیادہ فائدہ ہے؟ کس طرح سے اس کو ہم دیکھیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو 2023 ہے، جو آج کی دنیا ہے، اس کے اندر فلو آف انفارمیشن اور اس کے اندر فلو آف ٹریولنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج سے 200 سال پرانی نہیں ہے. یہ بالکل لیٹسٹ ہے کہ جس میں آپ جہاز میں بیٹھ کے چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں پہنچ جاتے ہیں، یا آپ فون اٹھاتے ہیں اور ود ان سیکنڈز آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کہ کس خطے میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو برٹشرز نے یا فرینچ نے کالونیز بنائی تھیں آج سے 200 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، تو آج کل کے زمانے میں وہ چیز کرنا بڑا مشکل ہے. اور دوسری بات، چین میں جب آپ جائیں اور جب آپ اپنے چینی بہن بھائیوں سے اس بارے میں بات کریں تو وہ آگے سے ہنستے اس بارے میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنی زیادہ آبادی ہے کہ ہمیں ان کی فکر لگی ہوئی ہے، تو ہم کیوں کسی بھی ملک کو اپنے تابع کرنا چاہیں گے. اور تو یہ والی بالکل ایک پروپیگنڈا ہے، ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈا ہے کہ چین کسی قسم کا اپنا کوئی نظام لانا چاہتا ہے. چینی جو ہیں وہ اپنے طرز حکومت، اپنے نظام پہ بڑے خوش ہیں، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں یا آپ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اگر آپ چلے جائیں گے نا تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. چین کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اپنے ہیں، وہ نہ گوگل پہ ہیں، نہ وہ ٹک ٹاک پہ ہیں، نہ وہ انسٹاگرام پہ ہیں، نہ ٹویٹر پہ ہیں، نہ فیس بک پہ ہیں. وہاں پہ ایک ان کی ایپ ہے بلی بلی، جس پہ یہ سارا بڑی مشہور ادھر کی ایپ ہے. اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک سرچ انجن ہے بائیڈو کے نام سے. تو جو نارمل چینی ہے اس کو بالکل اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو جس ملک کی بیشتر آبادی بھی اس چیز کو بادر نہ کرے، تو یہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ان کے بارے میں ہوتا رہتا ہے کہ جی چین نے یہ کر دیا، چین نے وہ کر دیا. انفارچونیٹلی چینی زبان کیونکہ چین کے علاوہ دنیا میں اتنی بولی اور سمجھی نہیں جاتی، تو جس کی وجہ سے بہت ساری جو پروپیگنڈا ہے ویسٹرن وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ایسی کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن نہیں ملی. میں جیسے میں آپ کو بتایا اپنے بارے میں کہ میں پچھلے 8 سال سے BRI کے اوپر بڑا کلوزلی کام کر رہا ہوں، اور تقریباً مجھے ابھی تک پچھلے 8 سال میں 40 سے زیادہ BRI ملکوں کے اندر میں نے نہ صرف ٹریول کیا ہے بلکہ ادھر جا کے کامن لوگوں سے بات کی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے آپ ہمن ٹوٹا پورٹ کے بارے میں اور سری لنکا کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو 2018 اپریل یا مئی کی بات ہے، مجھے سری لنکا جانے کا اتفاق ہوا ایک کانفرنس پہ. تو میں نے ادھر سوچا، میں نے کہا بڑا ہمن ٹوٹا پورٹ کے بارے میں بڑا ہم سنتے رہے ہیں، تو جا کے میں دیکھوں تو صحیح کہ وہاں پہ کیا قبضہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو جب میں اس پورٹ کے اوپر گیا تو 2018 میں، کیونکہ ابھی یہ پروپیگنڈا پیک پہ تھا، کیونکہ میرے خیال 2016 میں چین نے وہ پورٹ کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تھا. اور جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ چینی انجینئرز، جن میں خواتین بھی شامل تھے، مرد بھی شامل تھے، ینگ انجینئرز تھے،
वहाँ जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि कोई 6 महीने अपने घर नहीं गया, कोई 1 साल से अपने घर नहीं गया, कोई 8 महीने से अपने घर नहीं गया, और सुबह शाम वो लोग उस पोर्ट को अपने श्रीलंकन बहन भाइयों के साथ मिलके बनाने में लगे हुए थे। और वहाँ पे मैंने उनकी तस्वीरें भी खींची और आके मैंने उस पर बड़ा आर्टिकल भी लिखा कि भाई वहाँ पे जितना काम चीन के ने उस पोर्ट में एक काम और किया कि उन्होंने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दी और उस पोर्ट को बनाने में और वो सब करने में जो है वो श्रीलंकन लोग काम वहाँ पे कर रहे थे। और चीन की सिर्फ जिस तरह गवादर पोर्ट पे भी अगर आप जाएं तो टेक्निकल एक्सपर्टीज कुछ जगह पे चीन की है वहाँ पे, लेकिन ज्यादातर उधर नौकरियां लोकल लोगों को दी गई है। तो हमनटोटा पोर्ट भी इसी तरह का था और वहाँ पे कोई चीन ने कोई नो गो एरिया नहीं बनाया हुआ था। चीनी कैंप में आप खुले जाएं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के भी उस किस्म के इशू नहीं हैं श्रीलंका में जिस किस्म के टेररिज्म के इश्यूज, टेररिज्म थ्रेट्स पाकिस्तान में हैं। तो वहाँ पे चीनी कैंप में भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और उन लोगों से मिलने का भी इत्तेफाक हुआ। तो किसी किस्म की मुझे उधर, और ख़ास तौर पे जो लोकल श्रीलंकन उस इलाके में थे उन्होंने तो किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को उनकी बड़ी फिक्र है कि जी हमनटोटा के लोग या उस इलाके के लोग जो हैं वो बड़े पिसे जा रहे हैं, और इलाके के लोग तो बल्कि बड़े खुश थे कि जी हमें नौकरियां भी मिल गई हैं और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इधर आई है। तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जितने सोशल मीडिया एप्स हैं या सोशल मीडिया टूल्स हैं ये सारे के सारे अमेरिका में या यूरोप में बने हुए हैं, ये सारे अंग्रेजी में हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ कामयाब भी हो जाता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा। और उसकी कामयाब होने की वजह यह है कि चीन इन सारे एप्लीकेशंस और इन सब चीज़ों से लाताल्लुक है, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर भी है। तो इस चीज़ को वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो ये एप्स हैं, प्रोपेगेंडा एप्स, ये एक्सप्लॉइट करती हैं। अब आ जाते हैं बात के मुल्कों के इसके फवायद क्या हो रहे हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान को अगर इसके सिर्फ हम फवायद की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि आज से चंद साल पहले तक 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि पूरे मुल्क की बिजली चली गई और पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया। और वो इस वजह से ब्लैकआउट हुआ पूरे मुल्क में कि हमारी जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पाकिस्तान के अंदर है वो टोटल एक लाइन थी हमारी, और अगर खुदा न खास्ता उस लाइन के अंदर कहीं पे भी फॉल्ट आता है तो पूरे पाकिस्तान की बिजली हमने देखा, एक्सपीरियंस किया पिछले चंद सालों में, शायद 2 दफ़ा मेरा ख्याल हो चुका है कि पूरे मुल्क जो है वो अंधेरे में डूब गया। तो चीन के ताउन से हमने ये 1.6 या 1.8 बिलियन US डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, CPEC का एक प्रोजेक्ट है, जो कि मटियारी सिंध से लेके तो इधर पंजाब तक एक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है, जो कि एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल एक लाइन बिछाई गई है। अब खुदा न खास्ता अगर पुरानी लाइन कहीं पे ट्रिप होती है या कोई भी इशू होता है तो पूरे मुल्क की बिजली उस तरह ड्रॉप डेड नहीं होगी, जो कि पिछले चंद सालों में 2 दफ़ा हो चुकी है। और जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी आबादी 250 मिलियन है उसके लिए एक पैरेलल लाइन का होना, मेन ट्रांसमिशन लाइन का होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद लाहौर, आपको पता है कि हमारा बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंटरनेशनल लेवल का सिटी है, और लाहौर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इश्यूज थे वो सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह बहुत सारे हमारे हमसाया ममालिक में या इवन सेंट्रल एशिया में या अंडरग्राउंड रेलवेज, और वो हमारे पास निज़ाम ऐसा नहीं है। तो मेट्रो का जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई वो उसकी वजह से बड़े लोगों को रिस्पेक्टेबल ट्रांसपोर्ट मिलती है। बल्कि मैं तो बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं कि जो कि अपनी गाड़ियां खड़ी करके तो पॉइंट ए से पॉइंट बी मेट्रो में जाते हैं, एंड एवरीबॉडी सेज कि इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी गुड एंड वेरी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रांसपोर्ट वाला है। उसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 70 सालों में या पिछले जितने भी 65 ईयर्स
10 साल इसको हो गए प्रोजेक्ट को, तो उससे पहले 65 ईयर्स में जितना हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना था पिछले 10 साल में उससे 4 गुना ज़्यादा बना है। आज अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान जाना हो तो यहाँ से एबटाबाद और मानसेरा को बाईपास करते हुए आप 2 घंटे में यहाँ से थाकोट तक, 2 से ढाई घंटे में थाकोट पहुँच जाते हैं। और मुझे याद है मैं गिलगित जाता रहा हूँ बहुत, तो 2010-11 में जब मैं गिलगित गया तो यहाँ से थाकोट पहुँचने में हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगे। एबटाबाद और मानसेरा का कोई बाईपास नहीं था। एबटाबाद और मानसेरा को अगर आपने दिन में कभी क्रॉस करना हो पहले तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे, क्योंकि हैवी ट्रैफिक और सारी ट्रैफिक उधर से जाती थी। इसी तरह अगर आपने यहाँ से मुल्तान जाना हो या बहावलपुर जाना हो, पहले पूरे पूरे दिन का सफर होता था, जो कि अब चंद घंटों पे हो गया हुआ है। यहाँ से कराची जाने के लिए आपको 2 दिन लगते थे और अब लोग 18 से 20 घंटे में, अगर अपनी गाड़ी हो तो यहाँ से लोग 18 से 20 घंटे में कराची पहुँच जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। और अब फिर एनर्जी सेक्टर पे अगर बात करें कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान में जिस तेजी से हुई, उस सारी चीज़ों में अगर हम देखें कि हमने पिछले चंद सालों में अर्ली 90s में जो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि आईपीपीज लगी, उस वक्त की मजबूरी थी वो आईपीपीज लगाना। लेकिन अगर चीन के एनर्जी के मंसूबे ये सी पैक की वजह से पाकिस्तान में ना आते तो शायद वो एक आईपीपी माफिया जिसको उर्फ आम में हम कहते हैं, हमें उन्हीं पे डिपेंडेंस अपनी रखनी पड़ती। लेकिन अब तकरीबन हम उनकी डिपेंडेंस से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लगे हैं, बहुत सारे इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट चीन की कराची में और जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नए लगे हैं बिजली बनाने के लिए चीन की मावनत से। और दासू डैम का जो प्रोजेक्ट है जो 4,500 किलोवाट बिजली बनाएगा, जो कि एशिया का एक बड़े तरीन प्रोजेक्ट्स में से शामिल होगा, वो भी चीन की मदद से। ना सिर्फ उस पे अब तो बहुत तेजी से उस पे काम हो रहा है और अगले 5 से 6 साल में वो तकमील के मराहिल पे होगा। तो ये सारी जो तरक्की हो रही है ये वो टेंजिबल चीजें हैं जो सामने नजर आ रही हैं। कुछ चीजें सामने नजर आ रही होती हैं, कुछ चीजें सामने नजर नहीं आ रही होती, वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। जिस तरह ये सारे मंसूबे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। बाहर का इन्वेस्टर आपके मुल्क में क्यों आएगा? वो आपके मुल्क में तब आएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आप उसको बिजली, पानी, सीवरेज देंगे, आप उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, चीप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर देंगे, और आप उसको एक सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे। तो ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रही हैं। ये ओवरनाइट या एक रात का अमल नहीं होता, ये एक वो अमल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। और मैं समझता हूँ कि हमने पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने एज अ कंट्री बहुत बड़ा लीप लिया है, एक बहुत बड़ा हमने सी पैक के हवाले से एक बहुत बड़ा हमने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिया हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि ये जो सी पैक का सेकंड और थर्ड फेज जो है वो हमारे लिए एक खुशहाली का पैगाम लेके आएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और तज्ज़िये का। जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। बात हम कर रहे थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक उस प्रोपेगेंडा के जवाबात भी आपको इसमें मिल गए होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने गिरदोपेश जब नज़र डालते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़िंदा मिसालें मौजूद होती हैं जिस भी शोबे में आप देखना चाहते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और फिर जिस सी पैक के तहत पाकिस्तान में जितनी तरक्की हो रही है, हम शायद उसको उस तरह से नहीं देख रहे होते, क्योंकि हम हमारे लिए एक आम सी बात होती है कि अच्छा ये DI खान हकला DI खान वाली रोड बन गई, ये अभी ये हज़ारा मोटरवे है, अच्छा ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है ये चल रही है, ओके फ़ाइन। नहीं, ये इसको आप देखिए कि ये हो रहा है। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं आप, थोड़ा सा इनको इन डेप्थ अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे खालिद साहब भी बता रहे थे कि ये तो उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल इसलिए दी कि जब हमने ये सवाल किया कि
انفرادی طور پہ ممالک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی مثال لے کر واضح کیا کہ یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کس طرح سے، اور ایک ایسا ملک جو کہ توانائی کے بحران کا شکار رہا ہو، اقتصادی بحران کا شکار رہا ہو، اس ملک میں اگر اتنی ترقی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کہیں بڑھ کے اور جو کہ تھوڑے سے جن کی اکانومی ہم سے بہتر ہے ان ممالک میں کیا صورتحال رہی ہوگی۔ آپ یورپ کا مشاہدہ کر لیجئے، آپ ایون افریقہ کی بات جو شروع میں ہی ہوئی تھی اس کا آپ کر لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ایک بڑا ہی چھوٹا سا ایک ساحلی شہر ہے کیمرون، جو افریقہ کا ایک ملک ہے جنوبی افریقہ ریجن میں، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2018 میں یہ آپریشن شروع ہوا۔ اس سے پہلے وہاں پہ سچ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن چین نے BRI کے تحت ہی وہاں پہ ایک جو اس کا نام ہے اسمال ٹاؤن کا کربی، تو کربی میں انہوں نے ڈیپ سی پورٹ جو تھی اس میں وہاں پہ انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ان کو بنا کے دیا، اور اب وہ کس طرح سے پورے افریقہ کو کنیکٹ کر رہا ہے سمندر کے ساتھ، اور پورے یہ ساری چیزیں یہ صرف دیکھنے اور مطالعے کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں تو جان اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال اصل میں ہے کیا۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ زندگی شرط، اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔